हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और एक स्माइल के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस। और ये हमारी बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही थी। कौन सी सीरीज है हमें तो पता नहीं, अच्छा नहीं पता। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ गैप, राइट। और ये वीडियो किन बच्चों के लिए बनाई जा रही है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ग्रेट एग्जाम, यूपीएससी ईपीएफओ। और राइट, और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूंगी, हालांकि सबको पता ही है, बट फिर भी अगर एक आधा बच्चा है जिनको नहीं पता, जब भी हमारा एग्जाम होगा तो 15 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। और राइट, और आपको घबराना नहीं है कि एकदम से एग्जाम हो गया, तो आपको आधा महीना पहले पता चल जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट है आप सबके साथ, आप अपना सेहत का भी ध्यान रखें और साथ के साथ आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें और एकदम पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ते जाएं और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन 186। अच्छा, बाकी 185 क्वेश्चंस कहाँ हैं? उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे एक प्लेलिस्ट बन चुकी थी हमारे। मैं यहाँ बताती हूँ, राइट। अगर आप स्लीपी क्लासेस के चैनल पे जाएंगे ना, तो आपको अकाउंट्स की पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, जिसमें हमने लेक्चर्स के साथ साथ पहले आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसके बाद ये जो एमसीक्यू की सीरीज शुरू हुई है वो मिल जाएंगी, राइट। एंड अलोंग विद दिस बात करती हूँ पीडीएफ की। हालांकि ये चीज़ मैंने लास्ट के लेक्चर में बोली थी, लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता, मैंने ना एक पीडीएफ पहले शेयर करवाई थी जिसमें 100 एमसीक्यूज थे, उसके साथ उसके आंसर्स थे, राइट, और उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी थी। मतलब कई क्वेश्चंस जिनमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो मैंने उसको पीडीएफ में ही दे दिया था। अब हालांकि अब देखिए 186 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो एक और दूसरा प्लान है, जब ये पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं आपको इसकी एक कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगी। उसमें भी क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, राइट, और उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए तो आपको वीडियोस ही देखनी पड़ेंगी। और यस, आफ्टर 200 क्वेश्चंस तो वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, राइट। चलिए, आई कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे, 186 क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट में ना हमने एक चीज बोली थी कि प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अच्छा बाकी की चीजें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि इस क्वेश्चन का आंसर प्री ऑपरेटिव है ना, मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन इस टॉपिक को हम अलग से समझेंगे। चलिए पहले ये क्वेश्चन पढ़िएगा। The expenses which are incurred after incorporation but before commencement of a business are called as। क्या ये प्री ऑपरेटिव है, क्या ये सैलरीज पेमेंट है, क्या ये एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है, क्या ये सारे ही है? जल्दी से सोच के बताना है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट, आंसर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर प्री ऑपरेटिव है। अरे आप तो कहेंगे कि मैम आपने तो कहा था इसका आंसर नहीं है प्री ऑपरेटिव। ऐसे मेरी बातों में भी नहीं आना है आपने, जो आपको लगा आपने वैसे ही सॉल्व करना है। ऑलराइट, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये ना कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट। जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका बिजनेस है, ये कंपनी है कोई भी, राइट, एबीसी लिमिटेड, राइट। आज ना इसकी इनकॉर्पोरेशन हो गई, जैसे आज अपनी तारीख है 10th, 10 जून है, राइट, 10 जून 2021। इस दिन ये इनकॉर्पोरेट करवा दी गई। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि जिस दिन इनकॉर्पोरेट, जिस दिन बन गई वो कंपनी, उसी दिन बिजनेस करना स्टार्ट करेगी ना, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये 10th of September से अपना बिजनेस स्टार्ट करे। ईयर वही है, हो सकता है इस दिन से अपना बिजनेस स्टार्ट करे, मतलब प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया। तो आपको नहीं लग रहा ये जो गैप है इसके पीरियड के दौरान, अब एक बिजनेस, एक कंपनी इस गैप में भी कई एक्सपेंसेस खर्च करती है, इनकर करती है। उन एक्सपेंसेस को ही क्या बोला जाता है? प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। बात समझ में आई ना आपको?
जब उसको कंपनी बना दिया गया और जब उसने एक्चुअल में स्टार्ट किया, ये बीच का जो टाइम है, इसके दौरान हुए गए एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे ना आपका एक डाउट आना चाहिए कि मैम हमें प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स दो, तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके क्या है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिफोर ओपनिंग। हमने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट तो हम पहले ही कर देते हैं ना। बताएं, एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल। तो ये प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है। मार्केट रिसर्च भी तो आप पहले करते हैं। रिसर्च हमेशा पहले होती है और बाद में उस रिसर्च के जो हम नतीजे पे पहुंचते हैं उस पर काम करते हैं। रिसर्च पहले होती है, इसी वजह से प्री ऑपरेटिव। साइट विजिट्स पे भी हमारे खर्चे होते हैं बार बार, राइट। रेगुलेटरी एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल कोई परमिट मिला है, लाइसेंस करवाना है ना, लाइसेंस करवाने के भी पैसे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ऑफिस का किराया, स्टेशनरी वगैरह। ये सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस की कमेंसमेंट के पहले होते हैं लेकिन इन कॉर्पोरेशन के बाद होते हैं, इनको बोला जाता है प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Modern system of bookkeeping is called double entry system, latent system, single entry system या italic system। इसमें आपको दो नई चीजें देखने को मिलेंगी। आपने बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, वी विल बी डिस्कसिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सिंपल डबल एंट्री सिस्टम। हमने नहीं कंफ्यूज होना, चाहे कोई लेटिन कह दे, कोई इटैलिक कह दे, कोई जर्मन कह दे, अमेरिकन कह दे, ऑस्ट्रेलियन कह दे ना। नहीं नहीं नहीं, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वो है अपना डबल एंट्री। अच्छा, डबल एंट्री से मतलब समझते हैं ना? बहुत ही बेसिक सवाल है ये, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन जब दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, कौन से हैं वो दो अकाउंट्स? डेबिट, और ये दोनों आपके फेवरेट अकाउंट्स हैं ना, मैं मान रही हूँ ये आपके फेवरेट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। ये दोनों जब चीजें होती हैं, इफेक्ट होती हैं, ये होते हैं डबल एंट्री सिस्टम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड अकाउंटिंग, रीडिंग, बुक कीपिंग या ऑडिटिंग। अच्छा, ध्यान है ना, ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में हल्का सा पढ़ा था थ्रू द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। चलिए ये चार हैं आपके ऑप्शंस, इन पे ध्यान दीजिए और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग वही होती है जब आप अपने अकाउंट्स को एक तरीके से, मतलब एक पूरे सिस्टम में जब बनाए ना, उस कॉन्सेप्ट का नाम ही बुक कीपिंग होता है। तो ये चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। मुझे इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नहीं ज़रूरत। अगर आप अपने बुक्स को कैसे मेंटेन कर रहे हैं एक तौर तरीके से, एक सिस्टमैटिक वे में, उसको हम बुक कीपिंग बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 189th क्वेश्चन। Specific business entity separate from personal affair of the owner is historical cost principle, materiality concept, going concern या business entity। आंसर डिस्कस करें इस क्वेश्चन का। देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस से है, राइट। चलो इस क्वेश्चन का आंसर है अपना डी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैं ना आपको चारों कॉन्सेप्ट का एक ब्रीफ देना चाहूंगी। सबसे पहले ना मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग अलग कलर के पेन से लिखूंगी, थोड़ा कलरफुल भी हो जाएगी स्लाइड तो मजा आ जाएगा और डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आपने फॉर एग्जाम्पल ये मशीनरी खरीदी है, आप समझ लेना ये मशीनरी है, ठीक है, ये मशीनरी है, ये फैक्ट्री नहीं है, ये मशीनरी है, ठीक है, दिस इज मशीनरी। आपने ये परचेज करी है,
तो आप जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं ना, ये रही बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें ये जो मशीनरी है इसकी वैल्यू क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो आज इसकी वैल्यू है मशीनरी की, जिस या जो जिस वैल्यू पे मैंने खरीदी थी उस पे रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्वियसली जिस वैल्यू पे मैंने ये मशीन खरीदी थी ना, उस वैल्यू पे मैं लिखती हूँ, लेकिन वो वैल्यू हर साल नहीं लिखूंगी, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ये चीज़ हमें पता है ना। तो ये जो वैल्यू है जो मैं जिसमें खरीदा है उस पर रिकॉर्ड करती हूँ, दिस इज हिस्टोरिकल, मतलब जो पहले हुई थी। हिस्ट्री तो पास्ट है ना, जो पास्ट में मैंने ट्रांजैक्शन करी थी और जो उसकी वैल्यू थी उस पर मैं कर रही हूँ, तो दिस इज हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। दूसरे की बात करते हैं, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये बोलता है आपकी बिजनेस में ना, दिस इज योर बिजनेस, इस बिजनेस में जितनी भी, मतलब मुझे पता है एक बिजनेस में ना जाने कितनी ही चीजें होती हैं, राइट। लेकिन हर एक चीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, राइट। जो चीजें रिकॉर्ड होती हैं वो कौन सी होती है, इम्पोर्टेंट, ओनली इम्पोर्टेंट थिंग्स आर रिकॉर्डेड। ये इम्पोर्टेंट जैसे जो इफेक्ट करती है मेरे बिजनेस को इन फाइनेंशियल टर्म्स, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है मटीरियलिटी। मतलब सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें, जो बाकी की रह गई जो यूजलेस है, मैं उस चीज को अपने बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखती। कारण क्या है नहीं लिखती, अदरवाइज मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओवर बर्डन हो जाएंगी अगर मैं हर चीज लिखने लग जाऊंगी। नहीं, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही लिखो, बस काम खत्म। ठीक है, ये तो था मेरा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। तीसरे की बात करते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये भी बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये बोलता है कि आपका जो बिजनेस है ना, आप मान के चलेंगे कि ये बिजनेस बहुत लंबे समय तक टिकेगा, राइट। और यही एक कारण है कि आप हर साल ना अपनी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अच्छा, बात बड़ी प्यारी बात है समझना, डेप्रिसिएशन देखो, मैंने ना आज मशीन खरीदी, उस पर डेप्रिसिएशन लगी, दूसरे साल भी लगाऊंगी। अच्छा, ये सोच के लगा रही हूँ ना डेप्रिसिएशन की दूसरे साल भी लगेगी, तीसरे चौथे पांचवे छठे में, ये सोच के चल रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि बिजनेस इतने लंबे समय तक चलेगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो डेप्रिसिएशन फंड में ये जो पैसा जाता है ना, इसकी ना मैं एक, मतलब आफ्टर 10 years एक न्यू मशीनरी खरीद लूंगा, ये पैसा मैंने यहाँ के लिए सेव किया है, राइट। आपको पता है ना डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 साल बाद जब ये पैसा, मैं एक नई डेप्रिसिएशन, मतलब मैं दूर का सोच रहा हूँ। दिस इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, द लास्ट वन इज द लास्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये है बिजनेस, ये है उसका ओनर। ये कहते हैं दोनों ना अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दोनों सेम है ना, ऐसा नहीं है। और इसी कारण से पता है क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ना एक ओनर को ना बिजनेस का क्या माना जाता है, क्रेडिटर, कि मैंने उससे पैसा लिया है, ठीक है, और समय आने पर लिक्विडेशन पे मैं उसको पैसा वापस करूंगा। लिक्विडेशन पे नहीं, सॉरी, लिक्विडेशन पे नहीं, हर बार जैसे उसने पैसा मेरे बिजनेस में लगाया है ना, कि बिजनेस सोच रहा है, हालांकि इसमें ब्रेन नहीं है, लेकिन ये सोच रहा है कि इस ओनर ने, ये सोच रहा है इस ओनर ने मुझ में पैसा लगाया है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया है, तो मैं हर वर्ष या हाफ ईयरली या ईयरली इसको डिविडेंड दूंगा, अगर उसने शेयर्स जो भी है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट। ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बोलता है बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम द पर्सोनल। पर्सोनल मतलब यहाँ पे जो पर्सन होते हैं, मेनली आपका ओनर, दोनों अलग अलग है। अफेयर ऑफ द ओनर देखो लिखा ही है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था अपना डी। मैंने ना इस चीज के साथ आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज करवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 190। चलिए इस क्वेश्चन के बाद 190 क्वेश्चंस हो जाएंगे अपने। देखो, किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था ब्रांच अकाउंटिंग का, तो एक एक करके रिक्वेस्ट को हम हैंडल कर रहे हैं। अभी ब्रांच अकाउंटिंग के क्वेश्चंस देखिएगा। ब्रांच ट्रेडिंग
and profit and loss account is prepared to incorporate items related to revenue items, capital items, asset items या past items. सोच के बताना, ये ब्रांच अकाउंटिंग का है क्वेश्चन. Okay, I think we are good to go to discuss the answer of this question. Answer of this question is A, revenue items. क्या फर्क पड़ता है ब्रांच अकाउंटिंग का है. नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस आता है ना बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ कौन सी नेचर की आइटम्स जाती हैं? जो एक साल तक का होगा, एक साल की या तो वो इनकम होगी, एक साल का या तो खर्चा होगा. अच्छा, एक साल के में जो सीमित हो, उस वो कौन सी नेचर का होता है? रेवेन्यू का होता है कि कैपिटल का होता है? रेवेन्यू का होता है. और कैपिटल क्या होता है फिर? जो एक साल से ज्यादा हो, जो चीज बैलेंस शीट में जाती है. प्रॉफिट एंड लॉस में ना हर चीज रेवेन्यू नेचर की होगी और बैलेंस शीट में हर चीज कैपिटल नेचर की होगी. राइट. तो ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में चाहे वो ब्रांच का ही है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है अपने वीडियोस में ही. ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट से. किस चीज से आइटम्स? ऑब्वियसली रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं. तो ये क्वेश्चन भी बड़ा बेसिक सा था अपना. आगे चलते हैं. अब आए थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस. अंडर डेटर्स सिस्टम, डेटर्स एट कॉस्ट, नहीं, डेटर्स एट मतलब क्लोजिंग वैल्यू. देखो, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज शोन एट, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी बच्चे. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कहाँ रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट, on the credit side of branch account after adjusting for bad debts discount allowed, या it is not at all shown in branch account. चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ध्यान से सोच के बताना. डिस्कस करें ये क्वेश्चन. चलो समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है. इस क्वेश्चन का आंसर है सी, मतलब ऑब्वियसली ए बी सी डी में से ये थर्ड है, सी. इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब ये होगा अपना ब्रांच अकाउंट, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड, तो यहाँ कहीं शो होगा. ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है तो मतलब नीचे को कहीं शो होगा. आफ्टर एडजस्टिंग फॉर बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड. ऑलराइट, चलो ये समझते हैं क्या है. ये मैं एक और क्लैरिटी के लिए ना फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट ले आई हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा इसको. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट. ठीक है, यहाँ पे होगा पूरी की पूरी डेबिट साइड में आइटम्स जो हैं और यहाँ क्रेडिट साइड के. एज पर द क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ. बाय बैलेंस कैरी डाउन, देखो कैरी डाउन का यही मतलब है ना, क्लोजिंग बैलेंस है अपना, और यही तो पूछा था, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? देखो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड किसकी? ब्रांच अकाउंट की. ठीक है, देखो हमने यही किया ना, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट. अब ये एक नई चीज है, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड एटसेट्रा. ऑलराइट, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. ये बाकी की आइटम्स को भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं बोल देती हूँ. यहाँ तो पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा. ओपनिंग स्टॉक किसका है? मैं अलग कलर से लिखती हूँ. स्टॉक का है, ठीक है, डेटर्स का है, पेटी कैश का है, फिक्स्ड एसेट्स का है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का है, ये तो है अपना ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक भी देखो किस किस चीज का है. स्टॉक का है, डेटर्स का है, पेटी कैश का, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का. जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग जाएगा. अब गुड्स जो आपने ब्रांच अकाउंट को है सेंड किए हैं, रुको, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट्स, जो ब्रांच अकाउंट्स मतलब ब्रांच अकाउंट ही है ना. किस किस ने गुड्स भेजे हैं? गुड्स सेंड बाय एचओ, किस किस ने भेजे हैं? एचओ मतलब हेड ऑफिस. सेंड बाय अदर ब्रांचेस, तो वो आप सारा भी लिखेंगे. टू बैंक रेमिटेंसेस बाय, अच्छा जो हेड ऑफिस ने अच्छा कुछ भेजा है, टू बैंक, टू बैलेंस कैरी डाउन वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी आइटम्स है जो आप यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे. और उसके बाद ये जो क्रेडिट साइड में जितनी भी आइटम्स हैं, ठीक है, टू बैंक मतलब जो आप
पैसा जाएगा जाएगा टू बैंक। ओके, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, क्रेडिटर्स वगैरह जो हैं पहले आ रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, ठीक है, बाय ब्रांच, ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड में आएंगी अपनी। जब मैं बैलेंस निकालूंगी ना, अगर मेरी, ये ध्यान से देखना ये वाली बात, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, और ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ करूंगी, ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो एक चीज है। दूसरी चीज समझिए, अगर मेरा डेबिट बैलेंस इज मोर देन क्रेडिट बैलेंस, इस केस में क्या होगा, आपका नेट लॉस होगा। और ये बैलेंस कहाँ जाएगा, ट्रांसफर्ड टू, अगेन सेम, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये सिर्फ फॉर्मेट है अकाउंट्स का, फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट का है, तो वहीं से क्वेश्चन आया था। डेटर्स कहाँ शो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस इनका, तो क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको पढ़ते हैं। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश एट द ब्रांच इज 2000, amount received from head office for petty cash is 10,000, closing balance of petty cash is 3,000. Which of the following is the right answer under debtors system? चार ऑप्शंस हैं आपके पास, इनको अच्छे से पढ़ना है, राइट? पढ़ लिया? Shall we discuss the answers? ओके, चलिए हम पढ़ लेते हैं, अगर थोड़ा और टाइम लग रहा है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलो, the answer of this question is B, rupees 3,000 on the credit side of branch account as petty cash. देखो अपने को क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, वो 2,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस आपको पता है ना कहाँ जाएगा, आपको पता है ना ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का कहाँ जाएगा, ठीक है, आपको पता है, वेरी गुड। अमाउंट रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, कितना अमाउंट आया हेड ऑफिस से इतना खर्चा करने के लिए, 10,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 3,000। ये तीन अमाउंट्स वगैरह आपको दे रखी हैं। आपसे पूछा था क्या चीज करेक्ट होगी इसमें से, 9,000 ऑन द डेबिट साइड एज पेटी कैश, नो। ये अच्छा, ऑप्शन 1 तो नहीं है, ऑप्शन 3 देखिए, 7,000। इन्होंने ना डिफरेंस ले लिया 10,000 और 3,000 का, कहते हैं 7,000 ऑन द क्रेडिट साइड लिखोगे एज पेटी कैश, नहीं ये भी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं ना यहाँ पे, देखो सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे ना आप यहाँ पे, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आना था, 3,000, जो कि क्लोजिंग बैलेंस है। इसी वजह से दिस इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव से वैसे नहीं होगा बिकॉज हमें आंसर मिल चुका है। ये क्या, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? लेकिन मैं फिर भी आपको अर्ज करूंगी कि आप एक बार ये फॉर्मेट अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस फॉर्मेट से आपको काफी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? ऑलराइट, चलिए, तो आई थिंक अभी आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस करने का टारगेट करेंगे, और उम्मीद है हो भी जाएंगे। विद दिस, thank you so much everyone for patiently listening and attending all the lectures, and बहुत अच्छा लगता है जब आप फीडबैक देते हैं, मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से। और स्टिल दोबारा बोलूँगी ये बात, अगर कोई आपका टॉपिक है जो आप चाहते हो जिसपे MCQs आए, तो आप वो बता सकते हैं, और हम एक एक करके लेंगे। अगर सॉरी जिस बच्चे का टॉपिक अभी नहीं लिया गया है, बिकॉज हम सीक्वेंस वाइज ले रहे हैं, तो जिस बच्चे ने बोला था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये, बट आप लिख दीजिए, ठीक है, हमारी नॉलेज में रहेगी वो बात, ये बात बोलनी थी। विद दिस, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड कीप ऑन स्टडिंग एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय।